तो हाँ, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय पंचम, कर्म गुड इवनिंग विज्ञानी। सर। यहाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर गुड इवनिंग बोल रही हूँ। अच्छा, गुड इवनिंग बोल रहे हो। गुड इवनिंग। अध्याय पंचम, कर्म विज्ञानी है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कर्म। अपन को कर्म स्टडी करना है। ठीक है, तो सिलेबस में क्या है? 3 पॉइंट है: लक्षण, क्लासिफिकेशन इन न्याय। अब इसमें न्याय का तो कोई दे ही नहीं रखा, पूरी बुक में नहीं है, 3-4 बुकों में देख रखा है मैंने। वैशेषिक का जरूर दे रखा है कि भाई वैशेषिक के अनुसार न्याय, मतलब जो कर्म की परिभाषा है, वैशेषिक दर्शन में कर्म का जिक्र आता है। तो शायद हो सकता है मिसप्रिंट हो, कुछ गलती हो सिलेबस में, लेकिन वैशेषिक दर्शन का क्वेश्चन जरूर आता है और वैशेषिक दर्शन में दे भी रखा है। तो अपन समझ लेते हैं कि ठीक है, कोई भी हो, मतलब दर्शन के अनुसार। यहाँ न्याय की बात की है तो मतलब दर्शन की बात बोलना चाहता है। तो जो अपनी जो सिलेबस निर्धारित किया, उन्होंने बोला है कि भाई लक्षण एंड क्लासिफिकेशन इन, जो दर्शन है उन्होंने क्या बताया है कर्म के बारे में। फिर है डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा में क्या बताया है। तो दोनों के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो आयुर्वेदा में क्या बताया, तो आयुर्वेदा की बात आती है तो मोस्टली चरक की बात आती है, आचार्य चरक की। तो चरक संहिता में क्या बताया है और दर्शन में क्या बताया, मतलब वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, उन 6 दर्शनों में क्या बताया है, तो वो पढ़ेंगे अपन। रेयर क्वेश्चन आता है नाम से कि भाई चरक के अनुसार लिखो, न्याय दर्शन के अनुसार लिखो, वैशेषिक दर्शन के अनुसार। रेयर क्वेश्चन तो दर्शनों में तो एक ही दर्शन है, वैशेषिक दर्शन उसमें लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कोई सा भी आए, आपको जो अपन पढ़ेंगे ना, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, लक्षण, आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नीचे देखो, चरक सूत्र भी लिखा है और वैशेषिक दर्शन भी लिखा है। अगर चरक के अनुसार पूछे, डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू चरक, तो ये श्लोक लिख देना है। अगर दर्शन के अनुसार पूछे तो आपको ये श्लोक लिख देना है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पूछे तो ये श्लोक लिख देना है। मतलब दर्शन का नाम आए चाहे वैशेषिक दर्शन का आए, तो आपको नीचले वाला श्लोक लिखना है। मैंने नाम लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं है, बस इनका मीनिंग ये है कि लक्षण एंड क्लासिफिकेशन को, मतलब कर्म का लक्षण क्लासिफिकेशन करना है अलग अलग आचार्य के अनुसार, चरक के अनुसार और दर्शनों के अनुसार। बस एक पॉइंट है। फिर है प्रैक्टिकल स्टडी और एप्लीकेशन इन आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा में क्या यूज है, मतलब छोटा सा चैप्टर है, आज की क्लास में ही पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, कर्म निरूपण। व्युत्पत्ति देखो, क्रय विक्षेप धातु में मनीन प्रत्यय लगाने से कर्मन शब्द बनता है। भाई जो क्रय विक्षेप धातु है ना, देखो क्रय विक्षेप धातु है और मनीन प्रत्यय, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कर्मन शब्द बनता है। तो जिससे प्रथम वचन का रूप कर्म है। अब इस कर्मन का मतलब प्रथम वचन ना, अपन संस्कृत में पढ़ रहे होंगे, कर्मन क्या होता है, ये बहुवचन है, तो इसका जो प्रथम वचन है तो कर्म कहलाता है। तो इसी को अपन, तो कर्म शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, क्रय विक्षेप धातु में मनीन प्रत्यय लगाने पर कर्मन शब्द बनता है, जिससे प्रथम वचन का रूप कर्म होता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है, अब देखो निरुक्ति, क्रियते इति कर्मे, जो किया जाए वह कर्म है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ इस समय, आपको स्टडी करवा रहा हूँ, तो एक तरीके से कर्म कर रहा हूँ मैं। तो क्रियते इति कर्म, जो किया जाए, अपन मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, मतलब तो जो किया जाए वह कर्म है। अब लक्षण देखो, तो लक्षण मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आयुर्वेद के अनुसार पूछे तो ये श्लोक, मतलब चरक सूत्र वाला लिखना है। चरक के अनुसार पूछे तो ये यही श्लोक लिखना है। अगर वैशेषिक दर्शन के अनुसार पूछे तो निचला वाला श्लोक लिखना है। और क्या बोले उसको, कि दर्शनों के अनुसार कोई नाम नहीं दिया तो आपको यही लिखना है, निचले वाला। तो 2 श्लोक इंपॉर्टेंट है, दोनों लिखे हुए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लक्षण। संयोगे च विभागे च कारणम द्रवाश्रितम, कर्तव्य से क्रिया कर्मे कर्म नान्यद्यपे। कहने का मतलब ये है कि संयोग च विभाग, संयोग च यानी और, संयोग और विभाग, च कारणम द्रव आश्रित, मतलब जो संयोग विभाग का कारण हो। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो संयोग विभाग का कारण, अब संयोग विभाग क्या है, गुण है। अपन ने प्रादिगुण पढ़े थे ना, कि संयोग एक गुण होता है, प्रादिगुण होता है, विभाग एक गुण होता है, प्रादिगुण होता है। लेकिन इनमें जो कारण होता है, कौन संयोग कराता है, कौन विभाग कराता है, तो उसको बोलते हैं कर्म। संयोग च विभागे, मतलब जो संयोग कराता है और जो विभाग कराता है, मतलब अलग करता है, वो कारण, वो कर्म है। च कारणम द्रव आश्रित, जो द्रव के अधीन रहता है। अपन ने पहले ही कर लिया था जब द्रव की परिभाषा की थी कि गुण और कर्म द्रव के आश्रित रहते हैं। जिसमें गुण और द्रव, जिसमें गुण और कर्म आश्रित रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अपन ने परिभाषा की थी ना द्रव्य की। तो इसी तरीके से जो द्रव में आश्रित रहता है, मतलब जो द्रव में
ही निहित होता है, कोई अलग से अस्तित्व नहीं है उसका, स्वतंत्र नहीं है, द्रव के अंदर ही रहता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म है, जो मतलब तरीके से किया जाए वो कर्म है, कर्म ना नचते उसी को कर्म बोला जाता है। अब एक तरह ये क्या बोल रहा है कि वैश्विक दर्शन क्या बोल रहा है, एक द्रव्यम गुणम संयोगे विभागे क्षण कारणमिति कर्म लक्षणम। अब इसको समझ लेते हैं, एक द्रव्य गुणम संयोगे विभागे से कारणम मिति कर्म लक्षणम। भाई कर्म के जो लक्षण है ना, एक द्रव्य मतलब एक द्रव्य में पाया जाता है। अब ये एक द्रव्य में क्या है कि भाई एक ही द्रव्य में पाया जाता है, एक कर्म एक द्रव्य में पाया जाता है, एक साथ दो द्रव्यों में नहीं पाया जा सकता। इसका मीनिंग ये है, अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में। संयोग विभागे, वही संयोग का और विभाग का कारण है, कारणम मिति, और कर्म लक्षण उसी की ये कर्म के लक्षण है। ये तो थे श्लोक की वाली बात, छोटा सा श्लोक था, याद कर लेना, रट लेना, इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। बस ये 2 ही श्लोक हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में याद करने हैं। अब नॉर्मली क्वेश्चन आता है भाई कर्म के लक्षण लिखो, कर्म की परिभाषा लिखो। वो नॉर्मली पूछे, नॉर्मली आए 5 नंबर, तो ये जितने भी है ना ये सब लिखने हैं, ठीक है। तो अब एक द्रव्य में आया था ना, उसमें कर्म एक ही द्रव्य के आश्रित होता है, एक क्रिया एक काल में अनेक द्रव्यों में नहीं हो सकती। कि भाई अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब पढ़ाने का गुण है मेरे में, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ी पढ़ा रहे हो। तो एक कर्म एक ही द्रव्य में के आश्रित रहता है, कि मतलब एक द्रव्य ना एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, अलग अलग नहीं कर सकता कि ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, 10-5 काम एक साथ नहीं कर सकता, कि एक द्रव्य एक ही कर्म एक साथ कर सकता है। इसको और इजीली समझो कि कर्म एक ही द्रव्य के आश्रित रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी द्रव्य है, कोई भी वस्तु है, जैसे कोई काम कर रहा है तो एक ही काम कर सकता है एक टाइम पे, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। कोई भी द्रव्य है, कोई भी वस्तु है, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, मतलब द्रव्य में सभी आ गए, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, तो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। एक क्रिया एक काल में अनेक द्रव्यों में नहीं हो सकती। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि एक क्रिया एक काल में, सेम टाइम में, जैसे कि अपन बोल रहा हूँ कि मैं सुन भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, मतलब ये सारे काम कर रहा हूँ ना, अब ये काम एक टाइम पे नहीं हो रहे, इनमें डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, क्योंकि मन इतना अणुत्व है, इतना सूक्ष्म है कि पता ही नहीं चलता उस टाइम डिफरेंस का। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं वो टाइम डिफरेंस है। जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, वहाँ तक आवाज़ पहुँचने में 2 सेकंड का या 1 सेकंड पीछे चलती है मेरी आवाज़, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही होता है। कभी है ना, मैं अपने फ़ोन को सुनना ध्यान से चला के, पता लगेगा कि आपकी 1 सेकंड बाद में आपको सुनाई देता है। तो कहने का मतलब है कि एक क्रिया एक टाइम पे ही हो सकती है, अगर दूसरी क्रिया करनी है तो उसमें टाइम डिफरेंस है। देखो एक काल लिखा है, तो एक क्रिया एक काल में अनेक द्रव्यों में नहीं हो सकती, कि सेम चीज़ 2 द्रव्यों में एक साथ कभी नहीं होती। अगर अलग द्रव्य है, ठीक है, जैसे कि मेरा कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा है वो अलग है, मैं अलग हूँ, तो वो एक साथ हो सकती है, क्योंकि वो अलग द्रव्य है, दोनों अलग हो गए। लेकिन एक द्रव्य एक साथ 2 काम नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये। तो ये एक द्रव्य में है। अगुणों, कर्म गुण आश्रित नहीं होता, कहने का मतलब ये है कि कर्म तो द्रव्य के आश्रित रहता है, गुण के थोड़ी रहता है। ऐसे थोड़ी कि इसमें ये गुण है इसलिए ये कर्म कर रहा है, नहीं, वो द्रव्य का ही कर्म है, वो द्रव्य में ही छुपा हुआ था, द्रव्य में ही गुण आश्रित है, द्रव्य में ही गुण कर्म आश्रित है। तो कर्म गुण आश्रित नहीं होता, चूँकि द्रव्य से पृथक है। कि भाई कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्य था, एक वस्तु है, द्रव्य यानी सजीव, सभी सजीव और सभी निर्जीव, तो चूंकि द्रव्य से पृथक है, अब उसमें गुण है, उसी में कर्म है। तो ऐसे थोड़ी है कि कर्म को ही अपन द्रव्य बोल देंगे, नहीं है ना, क्योंकि कर्म अलग है द्रव्य से। कि जैसे कि मैं एक द्रव्य हूँ, ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो कर्म अलग है, द्रव्य अलग है, मैं अलग हूँ, जो मेरा काम है अलग है। तो चूंकि द्रव्य से पृथक है, वह गुण द्रव्य में आश्रित होते हैं, और मेरे अंदर गुण है पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक कर्म हो गया। कहने का मतलब ये है, समझो इस चीज़ को, बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली बातें हैं, क्योंकि कर्म द्रव्य नहीं है, अतः गुण कर्म में नहीं पाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि ये जो अपना द्रव्य था उसमें 2 चीज़ पाई जाती है, गुण पाया जाता है और कर्म पाया जाता है। ये बात क्लियर हुई। तो ये समझाना ये चाहता है, अगुणम का मीनिंग ये है कि भाई जो कर्म है ना, गुण में इसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है। गुण द्रव्य की प्रॉपर्टी है और कर्म भी द्रव्य की प्रॉपर्टी है, गुण की प्रॉपर्टी कर्म नहीं है। बस इतना सा बोलना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि ये द्रव्य में ही रहता है, गुण में नहीं रहता, तो इसका मतलब ये गुण रहित है। अगुण मतलब गुण रहित है,
कर्म में कोई गुण नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? द्रव्य में गुण पाया जाता है, द्रव्य में कर्म पाया जाता है, गुण में कोई कर्म नहीं पाया जाता है, ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो आगे गुण क्लियर। अब देखो, संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम, अपन ये श्लोक कर रहे हैं, एक द्रवम एक गुणम संयोग विभागे, ये वाला श्लोक समझ रहे हैं। ठीक है, एक द्रवम हो गया, अगुणम हो गया, देखो पहला वर्ड हो गया क्लियर, एक द्रवम हो गया, फिर अगुणम मतलब संधि विच्छेद करते हैं ना इसका, तो एक द्रवम अगुणम। फिर अगला है संयोग विभागे वाला, संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम, ये वाला समझ रहे हैं कि संयोग विभाग की उत्पत्ति में कर्म किसी अन्य द्रव्य की उपेक्षा नहीं करता। कि अपन ने पढ़ा था कि संयोग विभाग, संयोग क्या होता है? दो वस्तुओं का मिलना, बहुत सारी वस्तुओं का मिलना, किसी एक के साथ, जैसे कौवे का वृक्ष पे आकर बैठना संयोग हो गया, कौवा उड़ गया तो विभाग हो गया, अलग हो गया। वस्त्र को अपन ने अलग कर दिया, दो प्रेमी जोड़ों को अलग कर दिया तो विभाग। तो कहने का मतलब ये था कि संयोग विभाग की उत्पत्ति में कर्म किसी अन्य द्रव्य की उपेक्षा नहीं करता। कहने का मतलब है कि अगर संयोग हो रहा है और विभाग हो रहा है तो ऐसे नहीं है कि भाई दूसरा आएगा तो ही संयोग होगा, तीसरा आएगा तो संयोग होगा, ये खुद के साथ भी कर सकता है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है इसको संयोग विभाग में। ये मुख्य वजह है संयोग और विभाग की, क्योंकि ये असमवायिक कारण है। किसी भी द्रव्य की गति से पूर्व देश से संयोग का नाश होकर विभाग उत्पन्न हो जाता है तथा उर देश में मतलब अगले स्थान में संयोग हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ कौवे वाला, कौवा कहीं ना कहीं से तो उड़ा के आया होगा, मतलब कहीं ना कहीं पहले बैठा होगा, तो मैं से मकान पे बैठा हो चाहे पेड़ पे बैठा हो, कहीं तो कहीं नहीं तो बैठा होगा, तो वहाँ से उड़ के आया, तो मतलब वहाँ से वो अलग हो गया। वहाँ पे क्या हो गया? किसी भी द्रव्य की गति से पूर्व देश से संयोग का नाश, जो मतलब जहाँ पे वो बैठा था मकान पे पेड़ पे, वहाँ से उसका संयोग का नाश हो गया, मतलब वो अलग हो गया और विभाग उत्पन्न कर दिया इसने। उसको पता नहीं है उसने विभाग उत्पन्न कर दिया, लेकिन एक्चुअली में विभाग उत्पन्न हो गया। अब आके बैठ गया, विभाग उत्पन्न हो जाता है तथा उत्तर प्रदेश मतलब अगले स्थान पर, अब वो जहाँ उसको अच्छा भोजन मिलेगा, जहाँ उसको मतलब ठंडी सुकून मिलेगी, पानी मिलेगा, वो हट जाएगा वहाँ पे, तो और मतलब अगले स्थान से संयोग उत्पन्न हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि संयोग और विभाग उत्पत्ति में कर्म किसी अन्य द्रव्य की उपेक्षा नहीं करता। ऐसे नहीं कोई दूसरा आएगा तीसरा आएगा, नहीं, ये खुद ही कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कौवा था, उसी ने तो संयोग उत्पन्न कर दिया और उसी ने विभाग उत्पन्न कर दिया। समझ रहे हो ना एक बात, कि एक कौवा था उसी ने तो संयोग उत्पन्न किया, कैसे कि आके बैठ गया, ठीक है, और उसी ने क्या कर दिया, वो वहाँ से उड़ के आया था, वहाँ से विभाग उत्पन्न करके आ गया ना। तो ये बोलता है कि एक ही द्रव्य दोनों काम कर सकता है, संयोग भी कर सकता है, विभाग भी कर सकता है, किसी दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। क्लियर ये बात? अब देखो ये हो गई यहाँ तक, तीनों समझ गए, ये तो हो गई श्लोक की बात। क्वेश्चन आएगा वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के लक्षण लिखो, तो आपको ये श्लोक लिखे तीनों, ये श्लोक लिख के और ये तीन गुण समझा देने, बात खत्म, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये जब आप ये गुण चैप्टर पढ़ा रहे थे, इसमें आपने लिखा था कि संयोग और विभाग एक द्रव्य में साथ साथ कभी नहीं होते, लेकिन संख्या पाई जा सकती है। तो सर फिर यहाँ पे संयोग और विभाग द्रव्य में एक साथ कैसे? एक साथ नहीं पाई जा सकते, मैंने एक ही बात बोली थी ना, टाइमिंग डिफरेंस है ना दोनों में। देखो टाइमिंग डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ आराम से कि एक साथ एक क्रिया नहीं पाई जाती, यहाँ पहले ही लिखा है, यहाँ पे क्लियर देखो कि एक क्रिया एक काल में अनेक द्रव्यों में नहीं हो सकती एक टाइम। अब टाइमिंग डिफरेंस देखो, वहाँ 5 मिनट पहले उड़ गया, वहाँ 5 मिनट बाद में बैठ रहा, टाइम तो डिफरेंस है ना दोनों में। यस सर। अब डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, थोड़ा ध्यान होता है। तो ये हो गया श्लोक की बात। अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है भाई कर्म के लक्षण लिखो डिटेल में विस्तार से, तो ये तो आपको लिखना ही है, ये श्लोक तो लिखनी ही, साथ में और भी देखो। कर्म केवल मूर्त द्रव्य, मूर्त यानी जो मूर्तिमान है, जैसे कि पृथ्वी जल अग्नि वायु मन, ये अपना पंच महाभूतों से तो बना है शरीर, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु मन में ही पाया जाता है। अब देखो मन कोई मूर्तमान नहीं है, आपने मन को देखा है क्या, लेकिन फिर भी मन इसमें आया है, क्योंकि मन के दो, मन क्या है, अचेतन प्लस क्रियाकारी, मन ही तो क्रिया करता है, आत्मा के जितने भी गुणों की काम करता है मन ही तो करता है, इसलिए यहाँ पे मन को इंक्लूड किया है कि मन कर्म केवल मूर्त द्रव्य पृथ्वी जल अग्नि वायु और मन में ही पाया जाता है, अमूर्त द्रव्य आकाश काल दिशा और आत्मा में नहीं। आत्मा कोई काम करती है कि नहीं करती, मन काम करता है, क्योंकि मन क्या है, क्रियाशील है और अचेतन है। आत्मा क्या है, चेतन प्लस अक्रियाशील है। आत्मा कोई काम नहीं करती, सारे काम कौन करता है, मन करता है, लेकिन किसके इशारे पे करता है, आत्मा के इशारे पे करता है, ठीक है।
काल का कोई काम नहीं है, दिशा कोई काम नहीं करती, ठीक है, और आकाश कोई काम नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि कर्म केवल मूर्त द्रव्य में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जितने भी गुण है ना इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो कर्म केवल मूर्त द्रव्य पृथ्वी जल अग्नि वायु मन में ही पाया जाता है, अमूर्त द्रव्य आकाश काल दिशा आत्मा में नहीं पाया जाता। कर्म अनित्य होता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया उत्पन्न होती है और अपना कर्म करके नष्ट हो जाती है। ये भाई कर्म अनित्य होता है। जैसे कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आज पढ़ाया, काम खत्म, तो ये काम खत्म हो गया आज का। अब अगले टाइम पे स्टार्ट करूँगा अगले दिन, तो वो नया कर्म होगा। तो कहने का मतलब है कि कर्म अनित्य होता है, ये होता है अपना काम किया और ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया उत्पन्न होती है और अपना कार्य करके नष्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने अपना काम किया तो अब मैं फ़ोन बंद करके आराम से रिलैक्स हो जाऊँगा, फिर कल मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। कोई भी क्रिया हुई, पढ़ाने की क्रिया अभी तो चल रही है, बाद में थोड़ी चलेगी, कल चलेगी, दूसरे टाइम पर चलेगी। तो यहाँ पे देख एक काल की बात फिक्स हो जाती है भाई, दूसरे काल की बात हो जाती है। तो कर्म अनित्य होता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया उत्पन्न होती है और अपना कार्य करके नष्ट हो जाती है। कर्म संयोग विभाग का असमवायीकरण है। संयोग विभाग तो गुण है, लेकिन इसका जो कारण है, कौन करवाता है, ये कौन काम करता है, वो असमवाय मतलब कर्म करवाता है संयोग विभाग का असमवायी कारण। समवायी कारण क्यों नहीं है? दो तरह के कारण होते हैं, समवायी कारण और असमवायी कारण। समवायी कारण तो द्रव्य है कि भाई कोई भी काम होगा तो द्रव्य की आवश्यकता है, तो इसलिए समवायी कारण हो गया द्रव्य। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? संयोग और विभाग मतलब क्यों उत्पन्न हो रहा है? कर्म की वजह से। कोई ना कोई अपन कर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से ये संयोग हो रहा है या विभाग हो रहा है, इसलिए ये असमवायी कर्म मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। कर्म द्वारा पूर्व संयोग का नाश, वह पर संयोग की उत्पत्ति हो जाता है। अपन ने बताया ना कौवे वाला एग्जाम्पल, कि कर्म द्वारा जो पहले का संयोग था वो जहाँ भी बैठा था वहाँ से तो वो संयोग का नाश कर देगा, और पर संयोग मतलब नया संयोग उत्पन्न कर लेगा। अतः कर्म नवीन संयोग को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो जाता है। अब कौवा वहाँ से उड़ा, नई जगह पे आके बैठ गया, एक कर्म हुआ, उसके बाद में वो खत्म। अब दोबारा से उड़ेगा, दूसरी जगह बैठेगा, नया कर्म, फिर दोबारा से उड़ेगा, तीसरा कर्म। कहने का मतलब है कि कर्म द्वारा पूर्व संयोग का नाश, पर संयोग की उत्पत्ति होती है। अतः कर्म नवीन संयोग को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो जाता है, मतलब कर्म खत्म हो जाता है। अब जब तक वो कौवा बैठा है एक जगह स्थिर, तब तक कोई कर्म थोड़ी हो रहा है, बस खत्म कर्म। तो जैसे ही वो उड़ेगा, फिर वो विभाग उत्पन्न किया, फिर वो जैसे वो बैठेगा उसने संयोग उत्पन्न किया, फिर संयोग उत्पन्न होते एक कर्म की प्रोसेस होगी पूरी, फिर कर्म खत्म, फिर दोबारा एक चक्कर चलता रहता है ऐसे। समान जातीय आरंभकत्व नहीं पाया जाता, अर्थात कर्म स्वयं से कर्म की उत्पत्ति नहीं कर सकता। कर्म स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति नहीं कर सकता, इसमें नया कर्म करने के लिए नई एक्टिविटी चाहिए। जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा तो मुझे नई एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, ठीक है, दोबारा से पढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज से ही काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो समान जातीय आरकत्व नहीं पाया जाता, इसमें गुण में पाया जाता था। गुण एक बार उत्पन्न हो जाता है ना, नष्ट नहीं हो जाता। गुण में समान आरकम जाति पाया जाता था, क्योंकि गुण तो चेंज थोड़ी होता है, गुण आज है कल भी वही गुण रहेगा, लेकिन कर्म तो डेली करना पड़ेगा। तो ये समान जातीय आरकत्व नहीं पाया जाता, अर्थात कर्म स्वयं से कर्म की उत्पत्ति नहीं कर सकता। अब इसके भेद देखो, दो प्रकार का होता है, आध्यात्मिक कर्म और लौकिक कर्म। अब आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं? आध्यात्मिक कर्म जैसे सद्वर्त। अब सद्वर्त में है ना, आप सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में कम से कम 2 पेज भर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि सदा सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, ठीक है, सम्यक रूप से मैथुन करो, ठीक है, मतलब जितनी भी सारी अच्छी अच्छी आदतें हैं, जितनी भी दान धर्म तपस्या गौ सेवा, जितनी भी सारी अच्छी आदतें हैं वो सारी सद्वर्त में आ जाती हैं। सद्वर्त यानी अच्छी आदतें, सुबह टाइम से उठो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक है, जितनी भी अच्छी आदतें थी ना सारी, अपना कर्तव्य करो, निष्ठा, देश की सेवा करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, ये सब सद्वर्त में आ जाते हैं। तो ये तरह से कर्म ही तो हुए। तो आध्यात्मिक कर्म जैसे सद्वर्त, अनुष्ठान आदि, अपन यज्ञ करवाते हैं ना जो भी, ठीक है, स्वस्थ आतुर हेतु, अपन अपने स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और आतुर मतलब एक तो होता है स्वस्थ व्यक्ति, एक होता है रोगी व्यक्ति, दोनों के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए, भाई स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या है और रोगी व्यक्ति के लिए क्या दिनचर्या, ये सबका जो कर्म करते हैं वो सब आते हैं आध्यात्मिक कर्म में, ठीक है। दूसरा है लौकिक कर्म। ये 5 प्रकार के होते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अंकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण यानी क्या होता है? गोइंग अपवर्ड, जिसके द्वारा वस्तु का ऊपरी प्रदेश से संयोग हो। जैसे कि कोई भी वस्तु अपन से आके संयोग हो रही है, जैसे कि अपन पानी पी रहे हैं, पानी का अपने होठों के, अपनी जीभ से ऊपरी प्रदेश, अपने शरीर के अनुसार ऊपरी प्रदेश से संयोग हुआ,
जिसके द्वारा वस्तु का ऊपरी प्रदेश से संयोग वो होता है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर, ठीक है। उत्क्षेपण गोइंग अपवर्ड, मतलब जैसे कि अपने हाथ को अपन ने ऊपर करके अपने सिर पे लगाया, ठीक है, अपन ने संयोग किया, सिर पे अपने हाथ का संयोग किया, ठीक है। अब पहले विभाग उत्पन्न हो गया, विभाग पहले अपना हाथ नीचे था, अपन इस हाथ को लेके गए ऊपर, तो ऊपर अपने सिर पर हाथ रखा, रखो अपने हाथ पे, तो ये ऊपर की ओर संयोग हुआ। तो जिसके द्वारा वस्तु का ऊपरी प्रदेश से संयोग हो वो है उत्क्षेपण। इसी तरीके से अवक्षेपण, जिसके द्वारा वस्तु का अधो प्रदेश से संयोग, जैसे अपना हाथ है नॉर्मल अवस्था में पास में रहता है, इसको अंगूठे के पास लेके जाओ, तो निचली दिशा में लेके गए ना, अपने हाथ को, हाथ से अंगूठे को पकड़ा, तो ये होगा जिसके द्वारा वस्तु का अधो प्रदेश से संयोग, निचले वाले हिस्से से संयोग होता है, वो होता है अवक्षेपण। अवक्षेपण यानी नीचे, गोइंग डाउनवर्ड। अंकुंचन, अंकुचन यानी क्या होता है, सर्दी लगती है ना, अपन एक दूसरे को चपक जाते ना, एक मतलब संकुचन खुद को सिकुड़ लेते हैं, वैसे ही अंकुचन। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब एक तरीके से संकुचन करना, जिसके द्वारा वस्तु का शरीर के और भी सन्निकृष्ट प्रदेशों के साथ संयोग हो। सर्दी लगती है, जब अपन चिपक जाते हैं, अपने हाथों को बिल्कुल चिपका लेते हैं, ठीक है, एकदम पैरों को, हाथों को आपस में कुबड़ी बन जाती है ना एक तरह से। सर्दियों में देखा होगी हालत कैसे, किसी को कपड़े मत पहना होते, ऑटोमेटिक बाहर बैठा दो वो कैसे कुकड़ू बन जाएगा, बिल्कुल सारे चीज़ों को आपको चिपका लेगा आपस में, वैसे होता है आकुंचन। वो जो कर्म होता है पास में आने वाला, सभी चीज़ों को आपस में पास जोड़ के रखना, वो होता है आकुंचन। प्रसारण क्या है, गर्मी लग रही है, ठीक है, अब गर्मी में क्या होता है, सारी चीज़ें फैल देते हैं, कपड़े भी ऐसे फैल देते हैं, हाथ पैरों को फैला देते हैं, मतलब जिस क्रिया द्वारा वस्तु अथवा अंगों प्रत्यंगों का दूरवर्ती प्रदेश के साथ संयोग हो। प्रसारण मतलब फैला देना। आकुंचन का विपरीत, जैसे हाथों को फैला दिया, पैरों को फैला दिया, ठीक है, ये हो गया आकुंचन। अपने शरीर प्रत्येक अंग को दूर कर रहे हैं ना, हाथ को दूर कर दिया, ठीक है, जैसे कि भाई गर्मी लग रही है दूर हो जा, तो मतलब दूर कर दिया अपन ने, वो प्रसारण। तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया, पास हो गया और दूर हो गया। अब आता है गमन, लोकोमोशन। जिस क्रिया के कारण रूप कर्म की दिशा तथा प्रदेश अनियत हो उसे गमन कहते हैं। कोई फिक्स दिशा नहीं है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कोई पता नहीं क्या हो रहा है, कोई निश्चित गति नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब जिस क्रिया के कारण रूप कर्म की दिशा व प्रदेश अनियत हो, ना तो दिशा फिक्स हुई, ना उसका कोई स्थान फिक्स हुआ कि नीचे है कि ऊपर है, दाएं है कि बाएं, कोई फिक्स नहीं है, तो वो होता है गमन, उसे गमन कहते हैं। ये 5 तरह के कर्म होते हैं, अपनी बॉडी के द्वारा किए जाते हैं। कोई भी वस्तु हो, जैसे अपन पानी का संयोग कराया, ठीक है, ये हो गया एक तरीके से उत्क्षेपण, अपने ऑटो पर कराते हैं, पानी को फिर फेंक देते हैं, जैसे हाथों को अपने लहरा रहे हैं तो दूर कर दिया, हाथों को पास लेके आ गए, ये सब अपने बॉडी से समझ सकते हैं। ये 5 तरह के लौकिक कर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो गुण कर्म में समानता। 7 धर्म में भाई गुण, और क्योंकि गुण वाला चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल में, कम से कम 12 क्लास लगी थी उसमें, तो सब कुछ याद होगा आपके। तो गुण और कर्म में समानता देखते हैं 7 धर्म में। गुण और कर्म ये दोनों पदार्थ हैं, मतलब पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, एक ही बात है। कहने का मतलब ये है कि गुण और कर्म दोनों पदार्थ, अपन ने पढ़ा था ना कि भाई पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। और तो भाव। भाव पदार्थ कितने होते हैं, 6, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। अभाव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तो 2 प्रकार के, 2 या 3 मेरे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो गुण और कर्म मतलब ये दोनों पदार्थ ही तो हैं, तो यहाँ पे समानता भाई ये पदार्थ हैं, दोनों ही द्रव्य में आश्रित रहते हैं। ये भी अपन ने कर लिया कि भाई गुण और कर्म द्रव्य में आश्रित रहते हैं, तो ये भी बात क्लियर हो गई, दोनों ही द्रव्य में आश्रित रहते हैं, दोनों गुण रहित होते हैं। गुण भी गुण रहित है और कर्म भी गुण रहित है। देखो अपन ने समझ लिया था यहाँ पे अगुणम मतलब गुण रहित, और मैंने वहाँ भी बता दिया गुण भी गुण रहित है, क्योंकि गुण तो किसका लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है, गुण का थोड़ी लक्षण है। गुण गुण तो द्रव्य का लक्षण है, इसलिए गुण और कर्म दोनों ही गुण रहित होते हैं, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। दोनों द्रव आश्रित हैं। कहने का मतलब है स्वतंत्र थोड़ी रहते हैं कि देखो अपनी बॉडी से द्रव से बाहर देखो ये गुण जा रहा है, ये कर्म कर रहा है, नहीं, ये द्रव में ही रहते हैं, द्रव में ही आश्रित रहते हैं, तो दोनों ही द्रव आश्रित हैं, तो दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और दोनों ही द्रव आश्रित हैं। इस तरीके से ये 4 या 5 इसको अलग कर सकते हो, तो 4 लाइन आपको ये समानता, गुण व कर्म में समानता होनी चाहिए। अब देखो गुण एंड कर्म में व धर्म में असमानता। असमानता क्या है, यह गुण द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। गुण की बात कर रहे हैं कि भाई ये द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है, कि भाई इसमें उष्णता आ गई, इसमें लघुता आ गई, जो जितने भी गुण थे
जितने भी गुरुवादी गुण थे, शारीरिक गुण थे, सब ने अपना, जैसे कि आँख, जैसे कान, कान में जो गुण आ गया, शब्द का गुण आ गया, आँख में चक्षुर इंद्रिय का गुण आ गया, वो फिक्स हो गया। ऐसे थोड़ी है कि आँख में कभी कभी शब्द का गुण आ जाता है, कभी होया क्या ऐसा? नहीं, मैं तो आज आँख से सुनूंगा, आज मैं जीभ से देखूंगा, ऐसे कभी हुआ है क्या? द्रव का सिद्ध धर्म है, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त करते, जो फाइनल स्टेज है ना, वो उसको शुरुआत में मिल जाती है, भाई तेरा काम ये है, तू यही करेगा, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है गुण का मतलब, गुण द्रव का सिद्ध धर्म है, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। तो ये क्या बोल रहा है कर्म में, ये साध्य अवस्था में रहता है, बीच वाली अवस्था में रहता है, अर्थात इसके स्वरूप का अंतिम निश्चय नहीं हो सका कि या तो ये संयोग होगा या विभाग होगा, कभी संयोग होता रहता है, कभी विभाग रहता है, तो मतलब ये मध्यम अवस्था में रहता है, साध्य अवस्था में रहता है। ये द्रव की अवस्था के अनुसार चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। वही चाप रहा है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। तो अंतर हो गया ना। संयोग विभाग का कारण नहीं होता, संयोग विभाग का ये कारण नहीं है, ये तो गुण है खुद, संयोग गुण, विभाग गुण, ये कारण होता है, संयोग विभाग का चरम कारण है। इनकी वजह से, मतलब जो अंतिम कारण होता है ना, यही है कि भाई कर्म ही संयोग करवाता है, कर्म ही विभाग करवाता है, ये इसका चरम कारण है। ये अंतर हो गया। निष्क्रिय होता है, गुण निष्क्रिय होता है, ये आपको पता है ना, गुण निष्क्रिय होता है, एक्टिव थोड़ी होता है, द्रव्य एक्टिव रहता है। तो चेष्टा रूप होता है, चेष्टा यानी इच्छा के अनुसार काम करता है, मेरी इच्छा है मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, कल मेरी छुट्टी करने का मन है क्योंकि संडे है, तो नहीं है, तो ये चेष्टा रूप होता है, इच्छा रूप होता है। आपकी इच्छा है हाथों को फैलाने की, तो आप इच्छा, चेष्टा रूप होता है, तो हाथ फैलाओगे, नहीं इच्छा तो नहीं फैलाओगे। ठीक है, ऐसी गुण की कोई इच्छा थोड़ी होता है, नहीं मेरा तो आज गुरु होने का मन नहीं है, आज मेरा उष्ण होने का मन नहीं है। अब उष्ण गुण है तो उष्ण ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं कर सकता है, इच्छा से कोई मतलब नहीं है, तो ये निष्क्रिय होता है, अपनी इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, जैसा है वैसा ही रहेगा। मूर्त व अमूर्त दोनों द्रव्यों में उपस्थित रहता है, जैसे कि मन आत्मा भी दिशा में काल में भी पाए जाते हैं, अपन ने पढ़े थे ना, मन के 5, दिशा के 5 गुण, काल के 5 गुण। ठीक है, पृथ्वी जल सबके गुण पढ़े अपने गुण वाले चैप्टर में, उससे पहले वाले चैप्टर में द्रव वाले चैप्टर में, तो सब में पाया जाता है। ये केवल मूर्त में उपस्थित रहता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और मन, इनमें ही पाया जाता है। नित्य व अनित्य दोनों होता है। ठीक है, ये केवल अनित्य होता है। ये नित्य क्यों होता है? क्योंकि ऐसे द्रव्यों में पाया जाता है ना कि भाई पृथ्वी महाभूत में जैसे अपने में पाया जाता है गुण, अपन नष्ट हो गए तो खत्म हो गया, तो अनित्य हो गया। नित्य उनमें जैसे आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं है, उनमें भी पाए जाते हैं गुण, तो लगातार चलते रहते हैं। तो ये नित्य व अनित्य दोनों में पाए जाते हैं, ये केवल अनित्य में पाया जाता है। संजातीय आरंभक होता है, मतलब अपने समान गुण को उत्पन्न करने में क्षमता रहता है, ये नहीं होता। कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न कर नहीं सकता, इसके लिए तो नई एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, नई एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। गुरु एंड कर्म वैधर्म में असमानता इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। ठीक है, मैं क्लास डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन होना। ओके, अपन करेंगे Yes. आयुर्वेद में कर्म की उपयोगिता।